नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज किसानों का हाईवे जाम है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड में किसान जाम नहीं करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक किसान चक्का जाम करने जा रहे हैं। देश में 3 घंटे तक किसान चक्का जाम करेंगे। किसान चक्का जाम करेंगे। किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। चक्का जाम को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में 50,000 जवान तैनात किए गए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। 26 जनवरी की पूरी घटना को देखते हुए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो सारी तमाम व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं जिनसे 26 जनवरी जैसे हालात पैदा ना हो। आज देश में 3 घंटे तक किसान चक्का जाम करने वाले हैं। सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसान जाम लगाएंगे। चक्का जाम को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में 50,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है। किलेबंदी दिल्ली पुलिस ने बेहतर तरीके से की है। हर वो उपाय किए हैं जिससे उग्र प्रदर्शन या हिंसा को रोका जा सके। बहरहाल दिल्ली, एनसीआर और यूपी, उत्तराखंड में किसान जाम नहीं करेंगे। बाकी देश में अलग अलग जगहों पर किसानों का जाम आज होगा। छत्तीसगढ़ में भी 25 जगहों पर किसान आज जाम करने जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस नेता प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के चलते पुलिस अलर्ट पर है। जबलपुर में ट्रैक्टर रैली में विवेक तनखा शामिल होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर लगातार किसानों के समर्थन में आंदोलन चल रहा है, जिसमें कांग्रेस आगे आकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस नेता आज प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में जबलपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी जिसमें विवेक तनखा शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 25 जगहों पर चक्का जाम होगा। अलग अलग किसान संगठनों ने तैयारियां कर रखी है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करने की तैयारी किसानों की है। 3 घंटे तक का वक्त तय किया गया है जब किसान अपना विरोध चक्का जाम करके जताएंगे। किसान आंदोलन की आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। साथ ही लगातार यहां के भी संगठन बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के प्रदेश दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे हैं। आज राजीव भवन में मैराथन बैठक लेंगे। 3 अलग अलग बैठकों में शामिल होने वाले हैं। साथ ही जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। इसके बाद मंत्रियों के साथ घोषणा पत्र क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। पुनिया पार्टी के सोशल मीडिया और संचार विभाग की बैठक भी लेंगे। रायपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में प्रदेश सरकार की मंत्रियों, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और प्रभारियों के साथ बैठक होगी। स्टार जैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जो छत्तीसगढ़ में खास रहने वाली? देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो राजनीतिक गलियारियों से सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी हैं वो 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और कल से ही उनके दौरे की शुरुआत हो चुकी है और उसी के दौर आते साथ ही उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया था। कल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी बैठक हुई थी। आज मंत्रियों के साथ उनकी चर्चा होगी। साथ ही साथ कांग्रेस के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और जिला पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, उनसे उनकी चर्चाएं होंगी। ये और कल भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। लगातार उनके दौरे के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग रणनीति को लेकर बैठकें होंगी। ये एक सबसे बड़ी खबर है कि दूसरा जो है एक दुर्ग जिले का खुरमुड़ा में एक हत्याकांड हुआ था। उस मामले में पुलिस को नार्को टेस्ट की अनुमति मांगी थी पुलिस ने, जिसमें 3 लोगों ने अपनी सहमति दे दी है। तो अब ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में कुछ इन्वेस्टिगेशंस आगे और बढ़ेंगी। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आज किसानों का प्रदर्शन रहेगा। अपनी मांगों के संबंध में 25 स्थानों पर उन्होंने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जी
शुक्रिया आपका जानकारी के लिए स्टार। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर आपको अपडेट देंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आज कटनी दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। विजय राघवगढ़ के कैमूर भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। आज ग्वालियर दौरे पर दिग्विजय सिंह रहेंगे। भोपाल बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वीडी शर्मा और इधर जबलपुर में प्रहलाद पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें हैं और सियासी हलचल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। कटनी में शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। दिग्विजय सिंह का भी दौरा है। साथ ही प्रहलाद पटेल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीडी शर्मा भोपाल दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कटनी जिले के अल्प प्रवास पर पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा बयान देते हुए विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा है। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनाने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग भगवान राम को भगवान नहीं मानते हैं और वे राम मंदिर नहीं बना रहे हैं बल्कि वो अपना कार्यालय बना रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अन्य मुद्दों पर भी खुलकर बयान दिया है। कृषि कानून पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि किसानों की जो भी मांग है उसे केंद्र सरकार पूरी करे। साथ ही केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भी कही है। ये सब कल्पित लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये मंदिर बनाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और ये लोग भगवान राम को भगवान नहीं मानते हैं। किसान जिसकी मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी होनी चाहिए और उनके विरुद्ध जो कानून बनाया जा रहा है उसको रद्द किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम के तुहर दुआर तुहर सरकार के शिविरों में आए दिन कांग्रेस के और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामे की स्थिति बन रही है। शुक्रवार को रामनगर में लगे शिविर में बीजेपी पार्षदों ने लंबे समय से लंबित प्रकरणों और अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि शिविर सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए लगाया जा रहा है, आम लोगों की समस्या का हल नहीं हो रहा है। वहीं बीजेपी पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिविरों में वार्ड पार्षद का अपमान किया जा रहा है, जिससे आए दिन शिविरों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिविर में नगर निगम के अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, आप भी पार्षद हो, लोकतांत्रिक पार्षदों ने जो साल भर में वार्डों के छोटे छोटे काम लिख कर दिए हैं उसे महापौर जी आज तक नहीं करा पा रहे। 50-50 हजार की 1-1 लाख की फाइलें नगर निगम मुख्यालय में बुलाकर डंप कर दिया गया है। और महापौर से हम इस बात का भी आग्रह करते हैं कि आपको इस तरह के प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं। जो जनप्रतिनिधि आपके पास आवेदन लेकर आते हैं उन आवेदनों के निराकरण हो जाएगा तो इस तरह के शिविर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 साल के अंदर आपने वार्ड में किसी तरह के विकास कार्य नहीं कराए। रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का चेक देने से शहर में अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में चैतन्य कश्यप पहले ऐसे विधायक हैं जिसने अपने और अपने परिवार की ओर से मंदिर निर्माण में 1 करोड़ का दान दिया है। साथ ही प्रदेश में पहले बीजेपी नेता बनकर उभरे हैं जिसने राम मंदिर के लिए इतनी बड़ी राशि दी हो। उन्होंने नर्मदानंद जी महाराज की 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा संपन्न करने के बाद आरएसएस प्रांत कार्यवाहक शंभुगिरी को चेक प्रदान किया। चैतन्य कश्यप ने परिवार की तरफ से सहयोग राशि मंदिर निर्माण में देने की बात कही है। रतलाम विधायक के चेक देने से शहर में बीजेपी और कांग्रेस के आला नेताओं के बीच चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि शहर का हर नेता कश्यप जैसा ही होना चाहिए जो देश और राष्ट्रहित के लिए सोचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रांत कारवा शंभुगिरी जी वहाँ उपस्थित है और वही राम मंदिर निर्माण में मैंने मेरे परिवार की ओर से 1 करोड़ रुपए राशि समर्पण करने का निश्चित करा। वो उसी समय उसका चेक हमारे प्रांत कारवा शंभुगिरी जी को सौंपा। नवा रायपुर के सेक्टर 27 में बने आवासीय भवनों को लेकर IBC 24 ने 94 करोड़ रुपए की अनियमितता की खबर दिखाई थी। अब उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अय्याज तंबोली ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। कभी भरपूर कमाई से अपने खजाने को भरा पूरा रखने वाला छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड आज एक अदने से प्रोजेक्ट के लिए भी फंड का मोहताज है। तो उसकी एक बड़ी वजह
बोर्ड के अधिकारियों का बेलगाम भ्रष्टाचार भी है। इसकी एक बड़ी बानगी के तौर पर IBC 24 ने नवा रायपुर के सेक्टर 27 में बने हाउसिंग भवनों में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इन सारी अनियमितताओं के लिए संभाग के तत्कालीन EE और डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर HK वर्मा को जिम्मेदार माना गया। प्रमोशन के बाद जब उन्होंने इस परियोजना का चार्ज अपने मातहतों को सौंपा, तब पता चला कि बोर्ड दफ्तर से वो फाइलें गायब हैं, जिसके जरिए 94 करोड़ रुपए के बेजा खर्च को वैध बताने की कोशिश की गई थी। ताज्जुब ये है कि इन गुम फाइलों को ढूंढवाने के लिए खुद करीब साल भर तक अलग अलग विभागों को पत्र लिखते रहे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इन सब के बावजूद बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब हमने सारे दस्तावेजों के साथ इस भ्रष्टाचार की खबर दिखाई, तब हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त और अध्यक्ष हरकत में आए और उन्होंने जांच कराने का आश्वासन दिया। ये विषय आपने संज्ञान में लाया था पिछली बार जब हम मिले थे, तो उस समय मैंने कहा था कि इसमें आवश्यकता होगी तो जांच करेंगे, तो इसमें जांच संसिद्ध कर दी गई है और जो नस्ती भी गायब है तो उसमें भी जांच संसिद्ध करने के लिए निर्देश दिए। साफ है कि इस जांच आदेश से हाउसिंग बोर्ड के कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसमें सबसे ऊपर एडिशनल कमिश्नर HK वर्मा ही हैं। इसके अलावा नियम कानून को नजरअंदाज कर इन भारी भरकम रकम को जारी करने वाले वित्त विभाग के अधिकारी भी निशाने पर हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर आई है। 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा बहाल हो गई। आर्टिकल 370 हटने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद थी। गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद ये पाबंदियां हटाई गई है। 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में बहाल हुई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से 4G इंटरनेट सेवा बंद थी और अब गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद ये पाबंदियां हट गई है। पूर्व मंत्री डीपी घृतलहरे की बहू नेहा घृतलहरे और पोती अनन्या घृतलहरे की हत्या के तीसरे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। रायपुर पुलिस ने तीसरे आरोपी अजय राय को यूपी के अयोध्या से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी मृतका नेहा घृतलहरे का नंदोई लगता है। अजय राय बहू और उसकी बेटी की हत्या के बाद पहले कार से बिलासपुर गया था, फिर वहां से स्टेशन के बाहर कार खड़ी कर बसों से लगातार शहर बदलता रहा। आखिर में अपने एक रिश्तेदार के घर अयोध्या पहुंच गया, जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा। आपको बता दें कि 30 जनवरी को पूर्व मंत्री डीपी घृतलहरे की बहू नेहा घृतलहरे और पोती अनन्या घृतलहरे की जूते की लेस से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जमीन विवाद और पैसे की लेन देन के कारण इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी डॉक्टर आनंद राय और दीपक सायतोड़े को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। नेहा बंजारे और उसकी बेटी की हत्या के बाद आरोपी अजय राय उस दिन कुछ देर तक गाड़ी के पास खड़ा रहा है। जैसे भीड़ बढ़ती दिखी अचानक उसके बाद से वो गायब हुआ था और कल रात में लगभग 2 बजे इसको हालिया पुलिस की मदद से कुमारगंज अयोध्या में पकड़ा गया है, जो अपने एक परिचित के यहाँ ये छुपा हुआ था। मध्य प्रदेश में रेत माफिया बेकाबू होते जा रहे हैं। ग्वालियर में रेत माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक टीआई घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है, साथ ही 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी अब रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी अवैध उत्खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया। ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां अवैध रेत खनन और परिवहन की सूचना पर पुरानी छावनी के टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एक टीम जलालपुर स्थित रेलवे पुल पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जहां रेत माफिया ने खुद को घिरता हुआ देख पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। टीआई को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। टीआई ने किसी तरह नाले में कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि इस दौरान वो घायल हो गए। चालकों ने फायरिंग करी और ट्रैक्टर से टक्कर मार के डंपर को भी हटाने का प्रयास किया और उसमें डंपर के पास खड़े टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा को भी चोट आई है और इसमें 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इधर पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है, साथ ही 2 देसी कट्टे, 6 कारतूस और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। पुलिस अधिकारी अब रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। कुल 8 आरोपी मिले हैं और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो कि चंबल की अवैध रेत से पूरी तरह से भरी हुई हैं
और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 देसी कट्टे और 5 राउंड भी मिले हैं। एसपी साहब मुरैना से भी चर्चा हुई है, तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन आगे चल के दोनों जिलों के उससे चलाया जाएगा। इधर हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सीजेएम मुरैना की रिपोर्ट पर मुरैना कलेक्टर से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता से दतिया में सिपाही को गोली मारने के मामले में कोर्ट में दस्तावेज पेश करने को कहा है। दरअसल एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने पुलिस और अन्य अधिकारियों पर हमले को लेकर 2018 में एक याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद फरवरी 2020 में हाईकोर्ट ने खनन माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को 17 सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। नतीजतन गुरुवार को दतिया में एक सिपाही पर फायरिंग की घटना सामने आई, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। महेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। देवास में वन विभाग के एक जाबाज गार्ड ने जंगल के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपराधियों ने फॉरेस्ट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी है। गार्ड अपराधियों का पीछा कर रहा था और अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जिसमें उसकी ही हत्या की लाइव तस्वीर कैद हो गई। जंगल में मर्डर का लाइव वीडियो। अपराधियों का पीछा कर रहा था फॉरेस्ट गार्ड। चलती बाइक पर बना रहा था वीडियो। जाबाज गार्ड ने अपराधियों को ललकारा। तभी अपराधियों ने चला दी गोली। और इस तरह शहीद हो गया देवास का वन रक्षक मदन लाल वर्मा। अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या का ये लाइव वीडियो देवास के कुंजापुरा वन परिक्षेत्र के रतनपुर बीच का है। जहां वन विभाग के जाबाज गार्ड मदन लाल वर्मा गुरुवार को ड्यूटी पर थे। इस दौरान वो अपनी बाइक में कुछ अपराधियों का पीछा कर रहे थे, साथ ही अपने मोबाइल से उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड मदन लाल ने अपराधियों को रुकने के लिए भी कहा, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। के कर्मचारियों की सूचना पर अभी पुलिस थाना उदयनगर में प्रकरण दर्ज किया गया है। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ड्यूटी से नहीं लौटने पर जब गार्ड मदन लाल की सर्चिंग की गई तो उनका शव जंगल में मिला। इसके बाद उदयनगर के स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद वन रक्षक मदन लाल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मदन लाल वर्मा उज्जैन जिले के रहने वाले थे। उनकी उम्र 58 साल थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के चक्र तीर्थ घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक मदन लाल वर्मा को शहीद का दर्जा दिया गया है। 15 दिन के अंदर मृतक मदन लाल के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। हमारे विभाग से इसको जो है शहीद का दर्जा दिया जाएगा और इसको जो है परिवार के किसी एक सदस्य को, जो हमारे वनमंडलाधिकारी हैं, उनके निर्देश से परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और 10 लाख रुपए ये इनको शासन के नियमानुसार दी जाएगी। 10 लाख रुपए का इन्हें जो तत्काल इन्हें अनुदान देना है, तो वो अनुदान की कार्रवाई चालू हो गई है और साथ ही इनके परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का जो प्रावधान है वो भी तत्काल चालू हो गई है। अगले 15 दिनों में कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। हमें पूरी संवेदना है। मध्य प्रदेश में वन कर्मचारी हो या पुलिस, उन पर हमले की ये कोई पहली वारदात नहीं है। देवास में सामने आए इस वीडियो ने एक बार फिर ये बता दिया है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें कुचलने की बहुत जरूरत है। मोनीश वर्मा, IBC 24 देवास। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोड श्रवण के साथ।